चलिए शुरू करते हैं। आपका टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। लास्ट टाइम में कुछ स्टूडेंटों की डिमांड थी कि सर पीछे पीडीएफ ओपन कर दिया कीजिए तो उससे भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए ये चीज़ कर देते हैं, पीडीएफ भी ओपन रहेगी। इसमें क्या है कि देखिए आपको धाराएं याद होंगी ऑलमोस्ट, मुझे लगता है लोगों को धाराओं का आइडिया है, वो चीज़ों में कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ी याद नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि वो धाराएं समझ नहीं पाई उन्होंने कि इस धारा का मतलब क्या है। वो माइंड मैप मैं बनवा दूंगा आज के वीडियो में आपका सारा, ठीक है। वो माइंड मैप जब आपका बन जाएगा तो सारी धाराएं याद हो जाएंगी। इस पे बात करते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम पे एक वीडियो आ चुका है, बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर है। जिन्होंने वो नहीं देखा वो देख सकते हैं। अगला आ रहा है जो आज का है, वो क्लास है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो पहले इसके बैकग्राउंड पे चर्चा कर लेते हैं। बैकग्राउंड पे चर्चा क्या करनी है कि ये अधिनियम कब आया? संसद द्वारा 12 अगस्त 1972 के तहत, 1972 को ये पारित किया गया, तहत नहीं है, 12 अगस्त। अब संसद का पारित करना मतलब दोनों सदनों का। संसद मतलब होती है, संसद मिलके बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो संसद ने कब पारित किया? 12 अगस्त 1972 को, और लागू हो गया ये 9 सितंबर 1972 को अधिनियम बन गया, ठीक है। लागू होना वो होता है जब गजट में प्रकाशित हो जाए कोई चीज। दो चीजें होती हैं, एक होता है कि कोई एक्ट पारित हो गया। ब्राइटनेस ज्यादा है बोर्ड की, दिख नहीं रहा है क्या आप लोग को? ये अक्षर दिख रहे हैं, बाकी मैं बोलता रहूंगा। अगर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है तो मैं कम करा दूं, बोलिए। बताना आप लोग, ठीक है। तो 9 सितंबर 1972 को ये अधिनियम बन गया। अब कुछ स्टूडेंट इसमें डाउट में रहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में ये लागू हुआ कि नहीं। तो थोड़ा मैं जम्मू कश्मीर के बैकग्राउंड पे बात कर लेता हूं, ठीक है। ब्राइटनेस थोड़ा कम करना। जम्मू कश्मीर के बैकग्राउंड पे छोटा तो रहेगा, हैंड रिटन है ना। देखिए दो भाषाएं होती हैं, एक किताबी भाषा होती है, ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दी, एक होती है हो गया। अभी देखिए ब्राइटनेस थोड़ी कम कराइए। अरे मैं ठीक, अभी देखिए ब्राइटनेस कम कराइए, अभी सही आ रहा है क्या? चलिए मैं बोलता रहूंगा, ठीक है, आप लोग सुनते रहना। जो चीज जूम करनी होगी वो मैं जूम करता रहूंगा, वो सेक्शन है। अभी सुन लो, पहले स्टोरी सुन लो, ठीक है। दिख रहा है अब? ओके। तो अधिनियम क्या हुआ? 9 सितंबर 1972 को ये अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया। अब एक्ट बनने के बाद पहला डाउट जो आता है इस पे, फर्स्ट डाउट क्या आता है स्टूडेंट को कि जम्मू कश्मीर J&K में ये लागू है कि नहीं है। क्योंकि जितने भी अधिनियम पहले आते थे उनमें लिखा रहता था जम्मू कश्मीर को छोड़ के, ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू, ये लिखा रहता था। अब क्या हुआ कि 2019 में क्या आया आपका, एक धारा 370 थी, वो हटा दी मोदी गवर्नमेंट ने। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को क्या है, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, ठीक है। और भी राज्यों को मिला हुआ है। अगर आप देखोगे 371 जो है आपका, 371 क्या है कि ये आपके स्पेशल एक्ट वाले ही हैं, वो सारे प्रावधान उसमें। नागालैंड, जितने भी हैं, आसाम को मिला है, महाराष्ट्र को मिला है, गुजरात को, लेकिन इनमें थोड़ा सा इतनी ज्यादा स्वायत्तता नहीं जितनी जम्मू कश्मीर को मिली थी। तो जम्मू कश्मीर में क्या था कि संसद द्वारा कोई भी कानून पारित हो, संसद का कानून पारित हो, वो तभी लागू होगा जम्मू कश्मीर में, सिर्फ 4 मामले छोड़ दो, वित्त, रक्षा, विदेश और संचार। ये 4 मामलों को छोड़ के बाकी कोई भी संसद, ठीक है, कोई भी कानून संसद द्वारा पारित हो, जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो होती थी, ठीक है, विधान परिषद भी थी जम्मू कश्मीर में,
तो जो विधानमंडल टोटल मिला के बोला जाता है विधानसभा प्लस विधान परिषद को, तो जम्मू कश्मीर के विधानमंडल से परमिशन लेनी पड़ती थी। जब वो वहां पे पारित कर देगी तभी वही कानून लागू होते थे, इन्होंने नहीं किए थे तो ये लागू नहीं था। लेकिन 2019 के बाद क्या हुआ, मोदी गवर्नमेंट ने 170 से ज्यादा नए अधिनियम वहां लागू किए। वहां के 160 या 170 अधिनियम निरस्त किए, कुछ पार्शियली लागू थे, वो फुली लागू किए। जैसे वहां पे SC/ST एक्ट लागू नहीं होता था, आरक्षण वाले कई मुद्दे लागू नहीं होते थे, वो सारे लागू हुए। तो इस टाइम में जम्मू कश्मीर में भी लागू है, पहली चीज। ठीक है, तो J&K पुनर्गठन अधिनियम जो आया आपका 2019, इसके बाद यहां भी लागू हो गया। और किस चीज को ये, जैसा मैंने बताया कि किस चीज को लागू कराने के लिए 1972 का आपका सम्मेलन हुआ था, कौन सा, 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, सबको पता है। पहला सम्मेलन था ये पर्यावरण पर। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ह्यूमन एनवायरनमेंट इसका पूरा नाम था। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ये इसमें केवल एकमात्र जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट थी वो थी इंदिरा गांधी, वो गई थी। ये भारत की प्रतिबद्धता दिखाता है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति। जब वो यहाँ पे गई तो उसी के प्रावधानों को लागू कराने के लिए या उसको एक अमली जामा पहनाने के लिए प्रयास हुए। उसी प्रयासों के तहत ये भी आपका आ गया, कौन सा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये अधिनियम मेनली क्या था, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए था, कि जो वन्य जीव हैं उनको संरक्षण किस प्रकार से प्रदान किया जाए। अब जब वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना है तो उनके आवासों का भी संरक्षण होना चाहिए। तो इसमें भी बहुत सारे प्रावधान हैं जो वनस्पतियों का भी संरक्षण करते हैं, वो भी देखेंगे हम वन बाई वन करके। फिर धीमे धीमे संशोधन हुए। 2002 का संशोधन एक बड़ा संशोधन था, उन्होंने बहुत सारी चीजें डाल दी इसमें, वो देखेंगे क्या क्या डाली हैं। जैसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण डाल दिया, WCC भी डाल दिया, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी डाल दी, है ना। ये सारे प्रावधान संशोधनों के बाद आते रहे। 2021 में भी इसमें एक संशोधन आया है, लोकसभा में वो पेश भी किया गया है। उसमें था कि अभी 6 अनुसूचियां हैं, इसको अब 4 बना दी जाएंगे। 6 अनुसूचियां इसमें डाली गई। अनुसूचियां क्या थी, पहली वाली अनुसूची इन्होंने डाली, बहुत ध्यान से सुनते रहना, लिखा तो आपके पास है ही, ऑलरेडी 2 बार ये चीजें हो चुकी हैं, तो सब कुछ लिखा हुआ है, बस सुन लो, ज्यादा है तो अपनी PDF ओपन कर लो। ठीक है, तो और ये पेड ग्रुप में आपको PDF भी मिल जाएगी ये कल, तो वो चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो हुआ क्या, 6 अनुसूचियां, आपकी पहली अनुसूची जो है उसमें उन पशुओं को डाला गया जो आपकी IUCN की रेड लिस्ट मैंने पढ़ाई होगी। IUCN की रेड लिस्ट में बहुत सारी प्रजातियां, पहले वल्नरेबल डालते हैं, फिर इंडेंजर्ड डालते हैं, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड डालते हैं, फिर एक्सटिंक्ट डालते हैं, और ऊपर से डालते हैं खतरा। जिसको जैसा खतरा हो, जिनकी जितनी प्रजाति की संख्या कम हो, उस हिसाब से वो बढ़ते हैं। और लास्ट वाली होती एक्सटिंक्ट, मतलब लुप्त हो गई वो। जैसे चीता इंडिया से लुप्त हो चुके थे, चीताओं का पुनर्वास हुआ है अभी कूनो नेशनल पार्क में, क्योंकि वो 50 साल से नहीं देखे गए थे। तो IUCN की जो रेड लिस्ट होती है, जिसमें जो सबसे ज्यादा खतरा जिसको है, उनको डाल दिया इन्होंने अनुसूची 1 में। फिर दूसरे नंबर पे डाल दिया अनुसूची 2 में इन्होंने, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 हो गए। फिर अनुसूची 3 और अनुसूची 4। 3 और 4 में क्या है, सजा थोड़ी कम है, संरक्षण थोड़ा कम प्राप्त है। अनुसूची 1 और 2 में सजाएं ज्यादा हैं। सजा मतलब मिनिमम 3 साल की सजा है अनुसूची 1 और 2 में, और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा। जुर्माना आपका 10,000 तक का है, अगर आप रिपीटेड कर रहे हो तो 25,000 तक का। जो 2021 का संशोधन आ रहा है, ठीक है, जो 2021 का संशोधन आ रहा है लोकसभा में जो पेश किया गया, इसमें इन्होंने अब बोला है कि 1 लाख तक जुर्माना होगा। जुर्माना बढ़ाने की संस्तुति की गई है। दूसरी चीज की गई कि केवल 4 अनुसूचियां रखेंगे। अभी 6 अनुसूचियां हैं, 4 मैंने बता दी। 4 अनुसूचियां केवल पशुओं का संरक्षण करते हैं। 5वीं अनुसूची जो है, जो अभी है करंट में, ठीक है, 5वीं अनुसूची जो है वो क्या करती है, उसमें पीड़क जंतु, परिभाषा समझ लो, पीड़क जंतु, वो जंतु या वो जीव जो क्या कर रहे हैं, पीड़क जीव, जो मनुष्यों को या किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं। जैसे मूषक हो गया था, कौवा हो गया आपका, मूषक हो गया,
कौआ हो गया, इन सबको पीड़क जीव में रखा गया है। इसका मतलब इनका आप शिकार कर सकते हो, इनको मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो अलग बात है कि यूपी में अभी एक केस हुआ था, किसी ने चूहे को दबा के मार दिया था पानी में डुबा के, वो जेल चला गया था और उस चूहे का पोस्टमार्टम भी हुआ था, रिपोर्ट भी आई थी, क्योंकि इस पे भी लिखा हुआ है कि इनको भी मारना है लेकिन अत्याचार तरीके से नहीं मारना है, ठीक है। तो वो एक प्रकार से ना पब्लिक में गलत सेंटिमेंट चले जाते हैं कि इतना निर्दयता कैसे आप दिखा सकते हो, तो उसका फिर थाने पुलिस वाले अपने हिसाब से एक्ट करते हैं, ठीक है। वाइट कलर से लिखूं, चलिए, ठीक है। तो जो मूसक है कौआ, ये हो गया आपका अनुसूची 5 में, जो आपकी 5th नंबर की अनुसूची है। पांच नंबर की अनुसूची है, उसमें क्या है, आपके पीड़क जीव हैं, ये जो पीड़ा पहुंचाते हैं। 6वें नंबर की अनुसूची इन्होंने डाली, 6 नंबर की अनुसूची में क्या है, वो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे, वनस्पति या पेड़ पौधे जिनको ना तो आप तोड़ सकते हो ना उनकी खेती कर सकते हो, उगा सकते हो। अगर उगाना है तो आपको क्या है, जो मुख्य वन्यजीव संरक्षक है उससे क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये 6 की 6 अनुसूची मैंने बता दी। प्रथम 4 में आपके जंतु हैं, वन्यजीव हैं, इसके बाद आपके 5वें में आपके पीड़क जीव हैं, और 6वें में आपके कौन आ जाते हैं, वनस्पति वगैरह, जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये अनुसूचियों की बात हो गई। फिर इसकी धाराओं पे आते हैं। अभी टोटल इसमें कितने 7 अध्याय हैं आपके, टोटल 7 अध्याय हैं। तो पहला अध्याय क्या है आपका, संक्षिप्त, जैसा मैंने बताया पिछले वाले में बताया था आपको कि कोई भी आपका अधिनियम होता है, पहला अध्याय वो यही होता है, जो संक्षिप्त नाम होते हैं वो बता देते हैं, उनका विस्तार बता देते हैं कि संक्षिप्त नाम है और इसका विस्तार क्या है। दूसरा अध्याय जो होता है आपका, उसमें परिभाषाएं दे देते हैं हर एक चीज की, सेम यहाँ है। तीसरे अध्याय से आपकी चीजें शुरू हो जाएंगी, तीसरे अध्याय में आपकी बाकी की चीजें आने लगेंगी, ठीक है। धाराओं की बात कर रहे, अध्याय नहीं। पहले अध्याय की जो दो धाराएं होती हैं, पहली धारा हो गई उसमें संक्षिप्त नाम और विस्तार हो जाएगा, और दूसरी जो धारा हो गई उसमें क्या होगा, उसमें आ जाएंगी आपकी परिभाषा, और तीसरी धारा से आपके अधिनियम की मेन मेन बातें शुरू हो जाएंगी। सेम यहाँ पे भी होगा। तो पहला क्या है आपका, संक्षिप्त नाम और विस्तार है, धारा 1 है। धारा 2 क्या है आपकी, परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं जैसे दे दी कि प्राणी क्या होगा, बोल दिया कि प्राणी अगर शब्द इस अधिनियम में यूज हुआ है तो उसका क्या मतलब है। तो सुन लो, प्राणी में आप लोग सबको पता है, चाहे कशेरुकी हो, चाहे अकशेरुकी हो, चाहे जीव हो, पक्षी हो, सारी हर चीज आपकी प्राणी के अंतर, यहां तक कि उसके अंडे भी आपके प्राणी की परिभाषा में आएंगे। यही लिखा है, स्तनधारी हो, पक्षी हो, सरीसृप हो, जलस्थल चर हो, मत्स्य हो, रज्जुकी हो, कशेरुकी हो, किसी प्रकार का जिसके अंदर जीवन होता है, वृक्षों को छोड़ के, ठीक है, बच्चे हों, अंडे, सब इसमें शामिल होते हैं। तो ये हो गया आपकी परिभाषाएं। अब आते हैं, धारा 1 हो गई आपके पास और धारा 2 हो गई। धारा 3 में आइए, अध्याय 2 हो गया। अध्याय 2 है आपका, धारा 3 से शुरू होगा, और अध्याय 2 मेनली आपका किस पे डिपेंडेंट है, अध्याय 2 आपका नियुक्तियां और प्लस जो प्राधिकरण बनते हैं उनकी बात करेगा पूरा अध्याय 2। तो सबसे पहले केंद्र, जैसा आपको बताया गया है कि 2 तरीके से, 2 ऐसी आपकी धाराएं हैं। एक तो केंद्र भी आपका क्या घोषित कर सकता है, संरक्षित क्षेत्र भी और आरक्षित क्षेत्र भी।
केंद्र भी आपका घोषित कर सकता है नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य, और राज्य भी घोषित कर सकता है। किस धारा के तहत कर सकता है? तो 35 के तहत राज्य आपका घोषित करता है, जो राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, और 38 के तहत केंद्र करता है। जब केंद्र करता है तो केंद्र के अधिकारी अलग होते हैं। तो केंद्र का जो अधिकारी होता है उसका नाम होता है वन्य जीव संरक्षण निदेशक। यहां पे डायरेक्टर आ गया, ठीक है। और जब राज्य करता है तो वो क्या करता है? मुख्य वन्य जीव संरक्षक। तो ये जब दोनों धाराओं की बात होगी, धारा 3 और धारा 4, तो इसमें किसकी बात होगी आपकी? जो केंद्र द्वारा नियुक्ति होगी अधिकारियों की और जो राज्य द्वारा होगी। लेकिन उसके पहले हम आ जाते हैं परिभाषाओं पे, कि सारी परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी प्राणी वस्तु देख लेते हैं। प्राणी वस्तु क्या होती है? ऐसी वस्तु या पदार्थ जिसको बनाने में किसी वन्यजीव प्राणी या उसके किसी भाग का इस्तेमाल हुआ, वो हो गई प्राणी वस्तु। प्राणी वस्तु और ट्रॉफी में आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए थोड़ा ध्यान देना कि प्राणी वस्तु क्या होती है? ऐसी वस्तु या पदार्थ जिसको बनाने में किसी वन्यजीव का या उसके किसी भाग का, पार्ट का क्या हुआ? उपयोग हुआ हो। और ट्रॉफी क्या होती है? ट्रॉफी होती है कि उसका कोई भाग ही हो आपके पास जिसको आपने परिरक्षित करके रखा हो। परिरक्षित मतलब प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। जैसे हाथी दांत है, अब वो सेम टू सेम हाथी दांत आपके पास हो, किसी उसका बाल हो, कस्तूरी मृग है उसकी कस्तूरी हो आपके पास, किसी के नाखून होते हैं, खुर होते हैं, ये आप ज्यों के त्यों रखे रहते हो, तो ये हो गई आपकी ट्रॉफी। वस्तु होती है उसको आप ना परिवर्तित कर देते हो, कुछ और चीजें जोड़ ली उसमें, परिवर्तित करके एक चीज बना लेते हो, लेकिन उसमें किसी प्राणी का कोई भाग यूज किया है। फिर आते हैं बंदी प्राणी। बंदी प्राणी क्या होता है? बंदी प्राणी होता है कि किसी भी उसको अगर आपने किसी भी तरीके से पकड़ लिया है, बंदी बना लिया है, या बंदी बनाने के बाद उसके जो बच्चे हुए हैं वो बंदी जीवन में ही पैदा हुए हैं। किसी शेर को, शेरनी को आपने बंदी बना लिया, उनके जो बच्चे होंगे वो बंदी पैदा होंगे। तो ये सारे बंदी हैं, ठीक है। कि उसमें क्या आ गया बंदी प्राणी में? और कौन कौन से होंगे? अनुसूची 1 से लेके 4 तक के वर्णित प्राणी जो पकड़ा गया हो, बंदी बनाया गया हो, या कैद में ही पैदा हुआ हो। फिर आ जाते हैं व्यापारी। व्यापारी सबको पता है, वन्य जीवों का जो व्यापार कर रहा हो। वन्य जीव कौन से हैं? जो अनुसूची इनमें वर्णित हैं। बस इसमें से पालतू पशु जो हैं वो हटा दिए जाते हैं, वो वन्य जीव में आ जाते हैं सारे, ठीक। इसके बाद आवास। आवास क्या होता है? जहां जहां ये रह सकते हैं, वनस्पति पे भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, वन में भी रहते हैं। तो वो सारा जो प्राकृतिक आवास इनको मुहैया कराता है, वो सब आ गया है इनका आवास में। आप लोग देखो, आपके पास लिखा हुआ है, देख लो, यहाँ पे भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। एक एक छोटा छोटा पॉइंट समझ लेना, जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे उनकी परिभाषा समझ में आ जाएगी तो याद करने में मुश्किल होगी। ये हम लोग दूसरी धारा पढ़ रहे हैं, दूसरे नंबर की धारा में सारी परिभाषाएं दी हैं, इसमें परिभाषाएं थोड़ी इंपॉर्टेंट थी इसलिए परिभाषाएं बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका वन उत्पाद। वन उत्पाद की परिभाषा, जैसा मैंने बोला था कि सेकंड नंबर की धारा में परिभाषाएं हैं, और सेकंड नंबर की धारा आप चले जाओ भारतीय वन अधिनियम 1927 पे, यहाँ पे भी परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो उसमें जो परिभाषा दी है इन्होंने वही उठा के रख दिया कि जो भारतीय वन अधिनियम 1927 है उसमें जो वन उत्पाद की परिभाषा है वही परिभाषा यहाँ पे मान्य होगी। तो ये तो सिंपल हो गया, इसमें कोई धारा नहीं है, पूरी सेकंड नंबर की धारा चल रही है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आखेटन, मतलब शिकार करना। शिकार करना किसे बोलते हैं? सबको पता है, किसी भी जानवर को मारना, हानि पहुंचाना, अंग भंग कर देना उसका, या फिर विष दे देना, उसके अंडे नष्ट कर देना, उसके घोंसले नष्ट कर देना, ये सारा क्या है? शिकार का ही पार्ट है। तो ये शिकार आ गया। शिकार में क्या है? किसी वन्य प्राणी, बंदी प्राणी को मारना, विष दे देना, ऐसे करने का प्रयत्न करना, फंदे में पकड़ना, जाल में फंसाना, जाल में भी फंसाते हैं पक्षियों को, फंदे में है, ठीक है। ये सब सारा, घोंसलों को नष्ट कर देना, अंडों को नष्ट कर देना, ये सब आ गया शिकार में। अगली परिभाषा पे आ जाते हैं पशुधन। पशुधन की सिंपल सी परिभाषा है कि किसी कार्य में जो उपयोग में आ रहे हों जो जीव, वो पशुधन है। कौन कौन से हैं?
भैंस, सांड, बैल, ऊंट, गाय, गधा, भेड़, और भी अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। सबको पता है किसी कार में कौन कौन से काम आते हैं। यहाँ तो मैन मैन दे दिए हैं। अब हर चीज नहीं बता, बहुत लेंदी हो जाएगा। जैसे सारी अनुसूचियां, मैं सोच रहा था कि अनुसूचियों में कुछ और आपको वन्यजीव दे दिए जाएं। जब मैं अनुसूचियां देख रहा था तो आप विश्वास नहीं मानो, एक एक अनुसूची में 200 300 जीव हैं। कहाँ से दे देंगे आपको? वही केवल पढ़ते रहोगे सिलेबस में। तो मैन मैन देखना है कि मैन मैन फेमस कौन कौन से हैं, वही पूछ लेते हैं। वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, दे चुके हैं, तो अभी उनकी जरूरत है नहीं, ठीक है। आगे राष्ट्रीय उपवन। तो राष्ट्रीय उपवन मैंने बताया कि राष्ट्रीय उपवन इसी एक्ट में आगे 35 के तहत घोषित किए जाएंगे जो राज्य करेगा, और धारा 38 के तहत घोषित किए जाएंगे जो केंद्र करेगा। तो राष्ट्रीय उपवन इसमें परिभाषा वही दे दी है कि जो धारा 35 के तहत राज्य करेगा और धारा 38 के तहत केंद्र करेगा, वही राष्ट्रीय उपवन है। फिर आएगा ट्रॉफी। ट्रॉफी में बता दिया कि किसी भाग को वन्य जीव, जो प्राणी है, जीव है, उनके किसी अंग को या पूरे जीव को अगर आपने परिरक्षित करके रखा है, एक ट्रॉफी बना के रखा है, तो वो ट्रॉफी हो जाती है। यहाँ पे आपका जैसे किसी की खाल रख ली, शेर की खाल रख लेते हैं लोग, सींग रख लेते हैं, बाल रख लेते हैं, पंख रख लेते हैं, नाखून रख लेते हैं, कस्तूरी, ये सब क्या आ गए? ट्रॉफी। फिर अध्याय 2 पे आ जाते हैं। अध्याय 2 आपका धारा नंबर 3 से शुरू होता है। अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है आपका? नियुक्तियां। अब चूंकि इतनी बड़ी चीजें मैनेज करनी है तो कुछ नियुक्तियां करनी पड़ेंगी। नियुक्तियां हैं, और आगे चल के यहां पे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड होगा और राज्य वन्यजीव बोर्ड। और राज्य वन्यजीव बोर्ड, तो बस समझते चलो, ठीक है। हम लोग 1 बाय 1 करके चल रहे हैं। नियुक्तियों में क्या है, जैसे मैंने बताया कि केंद्र अगर नियुक्ति करेगा तो वो किसकी करेगा? वन्य जीव परिरक्षण निदेशक की। और राज्य करेगा तो मुख्य वन्य जीव संरक्षक। और दोनों अपनी अपनी जगह पे सुप्रीम होते हैं। अगर राज्य के द्वारा संचालित किया जा रहा है, कोई राज्य ने घोषित किया है, तो यहाँ पे मुख्य वन्य जीव संरक्षक ही हेड होगा। और केंद्र द्वारा घोषित किया है, केंद्र उसका संचालन कर रहा है, तो कौन होगा? वन्य जीव परिरक्षण निदेशक, वो हेड होगा। तो धारा जो 3 है आपकी, वो क्या करता है? केंद्र द्वारा नियुक्ति। केंद्र किसकी करता है? वन्यजीव परिरक्षण निदेशक की। और ऐसे अन्य अधिकारी जिनकी जरूरत हो उनकी भी नियुक्तियां करेगा। सेम राज्य का है कि राज्य क्या? मुख्य वन्यजीव संरक्षक की करेगा, सहायक वन्यजीव संरक्षक की करेगा, और आगे चल के कुछ ऐसे भी होते हैं पर्यावरणविद होते हैं जिन पे भरोसा तो होता है लेकिन वो बिना वेतन के अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये आपके धारा 3 में है केंद्र द्वारा नियुक्तियां, और धारा 4 में है राज्य द्वारा नियुक्तियां। आगे बढ़ते हैं, धारा 5 पे आते हैं। देखिए कुछ धाराएं हम लोग छोड़ते भी जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। कुछ एक ही छोड़ेंगे जिसका कोई मतलब ज्यादा महत्व है नहीं है। जो इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ेंगे, फिर भी आपकी इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन हमारा क्या है, एम है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो कवर अप ना हो। अगला क्या है, जो मैंने बताया था कि राज्य द्वारा नियुक्ति है, एक मुख्य वन्यजीव संरक्षक, फिर वन्यजीव संरक्षक, और फिर अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक। मुख्य वन्यजीव संरक्षक क्या है? हाँ, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि मुख्य वन्यजीव संरक्षक किसके आदेशों का पालन करेगा। वैसे तो वो नियमों के तहत बना है, जो नियम बना दिए गए, लेकिन केंद्र द्वारा जो उसको विशेष निर्देश या साधारण निर्देश दिए जाएं उसको पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वन्य जीवों का संरक्षण के लिए उसको लगाया गया है। एंड वो राज्य का वो कर्मचारी है, मुख्य वन्यजीव संरक्षक कर्मचारी राज्य का है। लेकिन ये सारी चीजें मैनेज कौन कर रहा है? कोई भी अनुसूची है, उस अनुसूची में किसी प्राणी को डालना और उस प्राणी को निकालना, वन्य जीव को, ये केंद्र का काम है। संरक्षण देना केंद्र का काम है। तो केंद्र कोई भी निर्देश दे, चाहे विशेष निर्देश दे चाहे साधारण निर्देश दे, केंद्र के अधीन ही काम करेगा आपका मुख्य वन्यजीव संरक्षक, ठीक है। फिर आते हैं धारा 5, प्रत्यायोजन की शक्ति। ये वर्ड आपका पॉलिटी का है, बता देता हूं क्या होता है प्रत्यायोजन, क्या होता है, ठीक है। धारा 5 बोलती प्रत्यायोजन। पॉलिटी में एक वर्ड होता है प्रत्यायोजन विधान। क्या होता है? जब कोई कानून बन जाता है तो संसद बनाती है कानून। संसद ने कानून बना दिया, आप गाइडलाइंस नहीं बनाती। जैसे आपको पता होगा कि जो नागरिकता अधिनियम है, CAA, ठीक है, वो बन चुका है 2-3 साल पहले। अब जब वो बन चुका है
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो उसमें बोला गया था कि जो भारत के पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों के जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी भाषा ये थी, सिंपल सा मतलब था कि पड़ोसी के जो बहुसंख्यक हैं वो मुस्लिम हैं, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, तो इनके जो अल्पसंख्यक हैं वो वहां सताए जा रहे हैं, उनको भारत में नागरिकता दिलाने की सुविधा थी। उसमें बवाल कटा, देश में चीजें थी, फिर कोविड आ गया, तो अभी तक उसके नियम नहीं बने हैं। नियम नहीं बने हैं, दैट मीन्स वो लागू नहीं हुआ। अधिनियम तो बन गया, राष्ट्रपति के साइन हो गए, लेकिन नियम नहीं बने तो भी लागू नहीं होता है, गजट में भी प्रकाशित हो गया। तो ये ध्यान रखना कि नियम, तो प्रत्यायोजन क्या होता है कि जब कार्यपालिका उस पर नियम बनाएगी, ये भी एक में संसद ने इनको प्रत्यायोजित कर दिया, फिर कार्यपालिका अपने अधिकार प्रत्यायोजित कर देती है अधिकारी को। जैसे सीएम है, सीएम के बहुत सारे अधिकार जो होते हैं डीएम अपने नीचे लेवल पे करता है, लागू कराता है कानूनों को। ये हो गया प्रत्यायोजन विधायन, कि जब अपने अधिकारों को किसी और को ट्रांसफर किया जाए और वो भी सेम पावर का इस्तेमाल कर पाए जो हम कर रहे हो, उसको बोलते हैं प्रत्यायोजन। तो यही है धारा 5 में क्या है कि अगर केंद्र द्वारा नियुक्त है, जो वन्य जीव परिरक्षण निदेशक है वो केंद्र द्वारा नियुक्त है, तो वो केंद्र की पूर्वानुमति से क्या कर सकता है, अपनी चीजें ट्रांसफर कर सकता है किसी अन्य अधिकारी को, पावर्स, और वो भी उसी की तरह फिर काम करेगा जैसे ये कर रहा था। और राज्य में, राज्य किसकी नियुक्ति करता है, मुख्य वन्यजीव संरक्षक की। तो धारा 5 क्या बोलती है कि जो मुख्य वन्यजीव संरक्षक है वो भी राज्य की पूर्वानुमति से अपने अधिकारों को प्रत्यायोजन कर सकता है, दूसरे व्यक्ति को या अधिकारी को दे सकता है, और वो उन अधिकारों का उसी तरह से प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ये सिंपल है, बस अनुमति लेनी पड़ेगी। अब धारा 5 का ये इंपॉर्टेंट है 5K, जिनमें काखा गा लगा होता है, ये ध्यान रखा करो कि नॉर्मली वो बाद में जोड़े गए होते हैं संशोधन के माध्यम से। तो 5 का क्या है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के बारे में है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एक बनेगा, इसका प्रावधान किया गया। पहले ये भारतीय वन्यजीव बोर्ड हुआ करता था, अब इन्होंने क्या बना दिया, 2002 का जो संशोधन है उसमें बोल दिया कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड बनेगा। जैसे ये अधिनियम लागू होगा उसके 3 महीने के अंदर आपको बनाना पड़ेगा। और जब ये बोल देते हैं तो उसकी संरचना की बात होती है। संरचना क्या होती है किसी चीज की, कि टोटल सदस्य कितने होंगे, मेंबर टोटल कितने होंगे, अध्यक्ष कितना होगा, सचिव होंगे कि नहीं होंगे, इस प्रकार से पूरी संरचना का जिक्र होता है। सेम है आपका 5 काम है कि वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन होगा। केंद्र सरकार वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2002 के प्रारंभ से 3 माह के भीतर इसका निर्माण कर सकेगी। आगे आते हैं, अब जब इनका होगा तो इनके कार्यों की चर्चा होगी। 5 गांव में इनके कार्यों की चर्चा हो जाएगी। इसके पहले 5 खा में इनकी लिए एक समिति बनेगी, स्थायी समिति वन्यजीव बोर्ड की, उसकी चर्चा होगी। तो 5 खा क्या है, इन्हीं के बारे में देखो। जो चैप्टर का जो विषय होता है, अधिकतर चीजें जो आगे की धाराएं होती हैं उन्हीं से संबंधित होती हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इस चैप्टर का विषय क्या है आपका, 5 का। ठीक है, 5 का क्या विषय है आपका, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। तो आने वाली 2-3 धाराएं इससे संबंधित होंगी। तो कभी एग्जैक्ट धारा आपको नहीं पता है, आसपास की दियो आपको ये पता है कि इसके पहले की धारा इससे संबंधित थी, आप गैस कर सकते हो वहां पे आसपास। ठीक है, तो 5 खा क्या बोलती है, राष्ट्रीय बोर्ड की एक स्थायी समिति बनेगी। राष्ट्रीय बोर्ड का आपको पता है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का हेड कौन होता है, पीएम। उपाध्यक्ष कौन होता है आपका, पर्यावरण मंत्री, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। ठीक है, तो ये इसका उपाध्यक्ष होता है। अब इसकी एक स्थायी समिति बनेगी, उसकी संरचना दे दी गई। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं डिटेल में, तो बहुत ज्यादा लेंदी ना हो, फिर से बताऊं कि पीएम कितने सदस्य, वो हम केवल धाराओं पर चर्चा करेंगे, जो जो क्लिष्ट वर्ड्स हैं उन पर चर्चा करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये क्लास। ठीक है, अब आते हैं 5 गांव में क्या है, राष्ट्रीय बोर्ड के कृत, कि जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है उसके कार्य क्या होंगे, उसकी चर्चा होगी। यहां तो राष्ट्रीय बोर्ड हो गया, अब 6 धारा आएगी तो किसकी बात करेगी, राज्य का जो वन्यजीव बोर्ड है। जब राष्ट्र के स्तर पे एक वन्यजीव बोर्ड होगा तो राज्य के स्तर पे भी होना चाहिए। तो अधिकतर काम क्या होता है, जो संरचना आपके राष्ट्र के स्तर पे होती है, अधिकतर अधिनियमों में सेम संरचना आपके राज्य के स्तर पे होती है। वहां पीएम हेड करता है तो यहाँ सीएम हेड करने लगेगा। वहां पे
राष्ट्र का कोई मेन अधिकारी होगा तो यहाँ राज्य का कोई मेन अधिकारी होगा। ये चलता है अधिकतर अधिनियमों में ये, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। हम क्या हैं, कौन से स्टेट हैं हम, संघ हैं। संघ में क्या होता है, राज्य स्तर पे एक सरकार है, केंद्र पे इनकी अलग स्वायत्ता है, उनकी अलग है, ठीक है। तो फिर धारा 6 क्या बोलती है, राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन होगा। वहां पे 3 महीने का टाइम दिया था, यहाँ पे 6 महीने का टाइम दिया कि राज्य सरकार क्या है, जो संशोधन अधिनियम आया 2002 का, ये लागू होने से 6 माह के अंदर क्या करेगी, राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन करेगी। इसकी संरचना का वर्णन किया गया। फिर धारा 7 इसी से रिलेटेड हो जाएगी कि बोर्ड जो प्रक्रिया, जो राज्य का वन्यजीव बोर्ड है वो जिस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा उस प्रक्रिया का वर्णन है कि इस प्रकार से वर्क करेगा। वो चीजें डिटेल में नहीं जाना है, अपने को पता होना चाहिए कि ये धारा किससे रिलेटेड है। जहां डिटेल में जाना हम डिटेल में भी जाएंगे, ठीक है। 8वें नंबर की धारा क्या है, राज्य वन्यजीव बोर्ड के कर्तव्य, ठीक है। तो वहां पे 5 का खा गा, तो 5 गा में थे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के कर्तव्य, और यहाँ पे 6, 7, 8, तो 8वें नंबर में क्या है, राज्य वन्यजीव बोर्ड के कर्तव्य, ठीक है। फिर आते हैं अध्याय 3 पे। अध्याय 3 पे आते हैं वन्य प्राणियों का आखेट करना, कि जो वन्य प्राणी हैं इनका शिकार। पहले अध्याय में आपने क्या देख लिया, विस्तार, संक्षिप्त नाम और विस्तार देख लिया और परिभाषाएं देख ली। दूसरे अध्याय में आपने क्या देख लिया, सारी नियुक्तियां देख ली, प्राधिकरण देख लिए, ठीक है, कि राज्य का वन्यजीव बोर्ड होगा और केंद्र का होगा, वहां पे निदेशक होगा और यहाँ पे मुख्य वन्यजीव संरक्षक होगा। अब अध्याय 3 में क्या है, वन्य प्राणियों का आखेट, जो शिकार कर रहे हैं मेनली, तो ये किसी उन्हीं के संरक्षण के लिए आया, तो ये अध्याय 3 में ले आए। क्या लेके आए कि धारा 9 है, धारा 9 में क्या बोला गया है कि अनुसूची 1, 2, 3 और 4 इनमें वर्णित किसी भी वन्यजीव का शिकार या आखेटन क्या होगा, प्रतिबंधित होगा। आखेटन मैंने बताया है कि किसी को जाल पकड़ के फंसाना भी आखेटन है, मारना, विष देना, घायल करना, अंग भंग कर देना उसको, ठीक है, अंडों को नष्ट कर देना, घोंसलों को नष्ट कर देना, ये सारा आखेटन शिकार का भाग है। और जो जो आपके जीव कहाँ पे वर्णित हैं, 1 से लेके 4 अनुसूची तक, उनका आप आखेटन करना प्रतिबंधित है, नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बात होगी आपकी धारा 9 में। अब इसमें एक अपवाद डाला गया धारा 9 में, बशर्ते की जो धारा 11 और धारा 12 में वर्णित है उन आधारों पे आप इनका शिकार कर सकते हो। धारा 9 में ये चीज बोली गई कि धारा 11 और धारा 12 जो है आपकी, इनमें जो वर्णित चीजें हैं या जो जीव हैं उनका आखेट आप कर सकते हो इन आधारों पे जो धारा 11 में वर्णित है और धारा 12 में। अब धारा 11 में क्या वर्णित है आधार, मैंने पहले भी बताया है आपको, और हर चीज की बात 2-3 बार हो गई, इसलिए हम लोग उस दौर में हैं जब आपकी तैयारी फिनिश होने वाली है, रिवीजन और टेस्ट फुल ऑन शुरू होने वाले हैं। इतनी हम आशा आप लोग से करते हैं कि आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ के बैठे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात की थी कि अगर कोई वन्यजीव है मनुष्य जीवन के लिए खतरा बन जाए, या किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जिसका इलाज संभव ना हो, या फिर आप अपनी प्रतिरक्षा में या किसी और व्यक्ति की रक्षा में उसका सद्भावना पूर्वक शिकार कर रहे हो, ठीक है। सद्भावना पूर्वक मतलब एक आपकी भावना गलत नहीं थी, रक्षा करना भावना थी, तो भी आप शिकार कर सकते हो। तो ये सारी चीजों में शिकार कर सकते हो। लेकिन अगर आपको शिकार करना है, 11वें नंबर की बता रहा हूं मैं, तो शिकार करना है तो मुख्य वन्यजीव बोर्ड जो है आपका, नहीं, मुख्य वन्यजीव संरक्षक जो है उसकी अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। और प्रतिरक्षा में कर रहे हो तो अनुमति लेने थोड़ी जाओगे। अगर सामने शेर खड़ा है और आप उसको मार दे रहे हो अपनी रक्षा करने के लिए, तो अनुमति, बस वो आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा है। तो वही धारा 11 और धारा 12 की बात हो रही। धारा 11 क्या है, कुछ परिस्थितियों में वन्य प्राणियों के आखेट की अनुज्ञा, क्या अनुज्ञा मतलब अनुमति, इसका मतलब होता है अनुमति दी जाना। अनुमति कौन देता है, मुख्य वन्य जीव संरक्षक, ये अनुमति देगा। और जहां पे वो निदेशक है वन्यजीव संरक्षण परिरक्षण निदेशक, ठीक है,
वो देगा। इस प्रकार से ये क्या होगा कि अनुमति आपको मिल सकती है। अनुमति के बेस वही है जो मैंने बताया कि अगर वन्यजीव संरक्षक को यह लगता है कि कोई वन्य प्राणी मानव जीवन के लिए क्या हो गया हो, खतरा हो गया हो, या ऐसा रोगी हो जिसका रोग दूर होना पॉसिबल ना हो, तो क्या कर सकते हो, उसको शिकार का लिखित में वो आदेश दे सकता है। दूसरा चीज, अपनी या किसी अन्य प्राणी की प्रतिरक्षा में, अपनी प्रतिरक्षा या किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा में किसी को मारना या घायल करना अपराध नहीं होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट और डाल दिया कि अगर ऐसी चीज में उसका शिकार किया गया तो क्या होगा, उसके जो शरीर पे जिसका शिकार किया मर गया तो उसका जो अंग होगा उस वो किसकी संपत्ति मानी जाएगी, वो सरकार की। तीनों चीजें इन्होंने इसी में धारा 11 में डाल दिया कि किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा में मारा गया घायल वन्य प्राणी किसका, सरकारी संपत्ति होगा। धारा 12 इसका जस्ट आगे का है कि कुछ वो होते हैं जैसे अनुसंधान करना, शिक्षा के लिए, वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए, इसके लिए अगर किसी उसका शिकार चाहिए तो उसका प्रावधान धारा 12 में है। धारा 12 क्या बोलती है, 12 नंबर की धारा, कि वैज्ञानिक प्रबंधन, अनुसंधान, शिक्षा इत्यादि के लिए अगर किसी वन्य जीव का जो अनुसूची 1 से लेकर 4 में शिकार करना हो तो मुख्य वन्यजीव संरक्षक इसकी भी अनुमति दे सकता है। बट इसके लिए एक फीस है, वो फीस शुल्क आपको देनी पड़ेगी, इसके बाद अनुमति मिलेगी। वो प्रूफ भी करना पड़ेगा कि किस पर्पज के लिए, और जो पर्पज उसमें दिया गया अगर वो होगा तो अनुमति मिल सकती है। वो भी हर केस में जरूरी नहीं है। ठीक है। तो विशेष प्रयोजनों हेतु अनुज्ञा पत्र देना, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रबंधन। ठीक है। और ये भी कौन देगा, मुख्य वन्यजीव संरक्षक। आगे आते हैं। अब यहां से धारा 13, 14 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं, वो मैंने ली नहीं। आगे जो इंपॉर्टेंट आपकी धारा है वो सीधी आ जाएगी अध्याय 3 का की। जब आपने किसका, वन्य जीवों का संरक्षण कर लिया तो अब किसका करना पड़ेगा, पौधों का, वन्य पादपों का या वनस्पतियों का। तो वन्य पौधों या वनस्पतियों का संरक्षण करना होगा तो उसके लिए इन्होंने क्या डाला, अध्याय 3 का। इसमें क्या लिखा है, विनिर्दिष्ट पादपों का संरक्षण। जो पौधों का यहां पे जिक्र किया गया है उनका संरक्षण करना पड़ेगा। अब धारा 17 का में इसमें क्या है कि जो इस धारा में जो विनिर्दिष्ट हैं या जो अनुसूची में हैं जिन पादपों का जिक्र है उसमें क्या होगा, उनको तोड़ने, उखाड़ने आदि का प्रतिषेध है। केवल केंद्र इसकी अनुमति दे सकता है। अगला धारा 17 गा है। अब चूंकि इसी से रिलेटेड है तो तीनों धाराएं मैं पढ़े दे रहा हूं, तीनों एक साथ क्लब करके आपको समझ में आ जाएगा कि बिना आज्ञा के जो निर्दिष्ट पादप हैं जिनका जिक्र किया गया है, ठीक है, विनिर्दिष्ट पादपों की खेती का प्रतिषेध दिया गया है। जो मैंने बोला अनुसूची 5 में, नहीं अनुसूची 6, अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट पादपों का है, अनुसूची 5 में आपके पीड़क जंतुओं का जिक्र है। ठीक है। और कौन देगा ये अनुमति, मुख्य वन्यजीव संरक्षक इसकी अनुमति आपको देंगे। धारा 17 जा, 17 जा थोड़ी इंपॉर्टेंट थी तो वो मैंने दे दी। वो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या उससे आपने बनाई गई कोई संपत्ति, मतलब यहां पे जो पादपों का जिक्र है, ठीक है, जिनका जिक्र है, अगर वो आपके पास पाए जाते हैं, उनका कोई भाग भी पाया जाता है तो वो भी सरकार की संपत्ति होगी। ये यूपीएससी का क्वेश्चन आया था कि अगर किसी के खेत में जो अनुसूची वन है उसमें वर्णित किसी जानवर का अंग मिलता है या उसके सींग मिलते हैं तो क्या वो किसकी संपत्ति मानी जाएगी, ये उसमें था, यूपीएससी का क्वेश्चन था। तो यहीं से निकला था कि हर एक चीज जो अनुसूची में वर्णित है, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जानवर हो, जीव जंतु हो, वो अगर इस अनुसूची में वर्णित हो, उसका कोई भी अंग कहीं पर भी मिलता है, किसी भी प्रकार से आपने प्राप्त क्यों ना किया हो, वो सरकार की संपत्ति होगी। बस कुछ एक कंडीशंस में वो क्या होता है, मुख्य वन्यजीव संरक्षक आपको एक लाइसेंस देता है कि ये आपका है, आपको एक मालिकाना हक देता है, वो अलग है, उसकी शर्तें। फिर आते हैं अध्याय 4 पे। अध्याय 4 में आपकी धारा 18 से लेकर 38 तक है। ये संरक्षित क्षेत्रों की बात करता है, संरक्षित क्षेत्र। तो यहां से एक और आपकी चीज क्लियर हो रही है कि जो आपके राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं वो संरक्षित क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये आपके इस अधिनियम से एक चीज और क्लियर हो रही है, ध्यान रखना।
अध्याय 4 आपका पूरा किससे रिलेटेड है? संरक्षित क्षेत्र से। और धारा 18 से लेके 38 तक इसमें जिक्र है। और जो क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने बता दिया कि जो राष्ट्रीय उद्यान है और वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन से क्षेत्र आते हैं, तो वो होते हैं संरक्षित क्षेत्र। तो संरक्षित क्षेत्र में क्या है? धारा 18, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, यहां पे भी ध्यान रखना वैसा ही है जैसा वहां पे था ना आपका धारा 4 भारतीय वन अधिनियम में, कि पहले आशय की घोषणा करती है, वैसे ही यहाँ पे है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी आरक्षित वन में समाविष्ट किसी क्षेत्र से भिन्न, दैट मीन्स आरक्षित वन नहीं इसमें शामिल होंगे, संरक्षित क्षेत्र घोषित हो रहे हैं ना, तो आरक्षित वन में शामिल हुआ क्षेत्र नहीं होना चाहिए, उस क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र होना चाहिए। फिर ये देखेगा, उसको लगेगा कि ये वन्य जीवों के लिए, वनस्पतियों के लिए, वनों के संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक है, तो वो उसको क्या है, संरक्षित क्षेत्र या वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने की, ऐसे आशय की घोषणा कर सकती है। अभी घोषित नहीं किया, वो बताएगी कि ये ऐसा हमारा आशय है, ठीक है, कि आशय की घोषणा कर सकती है कौन? राज्य सरकार। धारा 18 में आगे आ जाते हैं। इसकी उपधारा 1 है कि जब इसकी घोषणा करेगी, इस आशय की घोषणा करेगी, तो फिर से ये सीमाओं की बात करेगी कि इसकी सीमाएं क्या क्या होंगी। सीमाएं अधिकतर बनाते हैं उन चीजों से कि जैसे कहीं कोई नदी हो, झील हो, पहाड़ हो, इसके बाद हाईवे हो। इससे क्या होता है? इससे सीमाएं बनती हैं, वो इससे घोषणा कर देंगे। घोषणा करने के बाद क्या होता है, जो लोगों की संपत्ति हो उसके अंदर, जो लोगों का आवागमन हो, उनका उपयोग कर रहे हो, वो क्या करते हैं, वो पहले से सजग हो जाएंगे, अपने दावे लेके उनको एक टाइम दिया जाएगा, इसमें जैसे 2 साल तक का टाइम दिया जाता है कि आप अब पूरा नहीं, अपील करने का नहीं, टोटल निपटाने का, पूरा दावा आपने जब से किया और उसको फाइनली निपटाना, ठीक है। उसको निपटाने तक का क्या हुआ, 2 साल तक का आपको टाइम मिला। उस 2 साल में निपट गया तो ठीक है, नहीं निपटा तो भी ठीक है, फिर ये फाइनली घोषणा कर दी जाती, ये मैक्सिमम टाइम है, ठीक है। तो ये क्यों, पहले आशय की घोषणा क्यों की जाती है कि लोग अपने दावे लेके जाएं। एक अधिकारी, उसमें मुख्य वन बंदोबस्त अधिकारी था भारतीय वन अधिनियम में, यहां पे जो मुख्य अधिकारी होगा वो होगा कलेक्टर। आपके जो भी दावे हैं आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास लेके जाओगे, ठीक है। तो आगे उसके बारे में चर्चा होने वाली, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा कि धारा 1 में ऐसे क्षेत्र की स्थिति सीमाएं विनिर्दिष्ट की जाएंगी, सड़क, नदी, टीला, पर्वत, इन सबको सीमाएं बना दी जाती हैं। फिर धारा 18 का क्या है कि अभ्यारण्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य सरकार की, ठीक है। अभ्यारण्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, राज्य सरकार लेगी, ये धारा 18 की बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, नहीं ये तो डाल देंगे, चलो ये आ जाएगा तो आपकी गलत नहीं होना चाहिए। 18 खा क्या है, 18 का थी ये, ठीक है। 18 खा क्या है कि वन्य जीव संरक्षण संशोधन जो है ना आपका विधेयक, क्या कि वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2002 प्रभावी होने के 90 दिनों के भीतर या फिर धारा 18 के तहत अधिसूचना, दो होती हैं चीजें। धारा 18 के तहत अधिसूचना जारी हो गई। अधिसूचना में क्या कि हमारा ऐसा आशय है कि हम ये काम करेंगे, अभी आशय की घोषणा की इन्होंने, तो ये अधिसूचना जारी होने के 1 महीने के भीतर क्या होगा, 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार क्या कलेक्टर को नियुक्त करेगी। और मेन बात क्या है, कलेक्टर नियुक्त ही रहता है, इसको क्या है इसी चीज का भी पदभार दिया जाता है। इसलिए कलेक्टर के पास अगर आप देखोगे बहुत डिपार्टमेंट होते हैं, 60 के लगभग 65 डिपार्टमेंट कलेक्टर के पास होते हैं, मेडिकल, शिक्षा से लेकर हर चीज, तो ये भी डिपार्टमेंट कलेक्टर को दे दिया गया। नियुक्ति की इन्होंने इसलिए बात कर दी, वो पहले से ही रह रहा है, अंग्रेजों के काल से रह रहा है, तो अभी की तो बात है नहीं, ठीक है। इसके बाद 18 के अधीन अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर, ये क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन में केंद्र सरकार दिया है तब क्या किया जाएगा। देखिए दोनों दिया है तो दोनों कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा केंद्र सरकार भी कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है, दोनों दिया है तो दोनों को है, अभी आके आपको पता चलेगा, ठीक है। वैसे ऐसा करेंगे नहीं, करेंगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन देंगे जो आपको क्लू मिलेगा।
धारा 18 के अधीन अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर कलेक्टर की नियुक्ति होगी। और धारा 19 में क्या है कि कलेक्टर क्या करेगा, आप कलेक्टर के पास अपने दावे लेके जा सकते हो, जैसे वहां पे लेके गए थे कि हमारा ये दावा है, यहाँ पे हमारी भूमि है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कलेक्टर उन चीजों की क्या है, जांच करेगा, उसके अस्तित्व, प्रकृति, इन सब चीजों की कलेक्टर देखेगा। धारा 21 क्या बोलती है कि कलेक्टर जो आपने अधिसूचना की, कलेक्टर भी उसकी क्या है, नोटिफिकेशन निकालेगा, उसकी भी घोषणा करेगा। तो कलेक्टर द्वारा घोषणा होगी क्या, धारा 18 के अधीन अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर कलेक्टर भी इसका प्रकाशन किसमें कराएगा, स्थानीय भाषाओं में। स्थानीय भाषा में कलेक्टर प्रकाशन कराएगा और बताएगा कि ये चीजें हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कलेक्टर स्थानीय भाषा में प्रकाशन किस धारा के तहत कराएगा, 21 के तहत। वहां पे भी स्थानीय भाषा में प्रकाशन हो रहा था, यहां पे भी स्थानीय भाषा। धारा 22 क्या बोलती है, कलेक्टर इसकी जांच करेगा, जो दावे हैं, इसने प्रकाशन करा दिया, लोगों को पता चल गया, लोग धारा 19 के तहत अपने दावे लेके गए कलेक्टर के पास, और जब कलेक्टर के पास दावे लेके गए तो कलेक्टर इसकी जांच करेगा। जांच करने का अधिकार किसको सौंपा, वहां पे मुख्य वन बंदोबस्त अधिकारी को, यहाँ पे कलेक्टर को। और जब उसको जांच करनी है तो उसको कुछ शक्तियां देनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे भी कलेक्टर को कुछ शक्तियां दी गई हैं। वो शक्तियां क्या हैं, प्रवेश, सर्वेक्षण, सीमांकन, नक्शा और सिविल न्यायालय की शक्तियां। सिविल न्यायालय की शक्तियां क्या होती हैं, बताए दे रहा हूं। सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं किसी को भी अपने सामने गवाह के रूप में उपस्थित होना, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आप समन जारी कर सकते हो, उसको बाध्य कर सकते हो साक्ष्य देने के लिए। ये सारी सिविल न्यायालय की वो शक्तियां सब कलेक्टर को प्राप्त होती हैं। अगला आ जाते हैं धारा 24 कि अगर कलेक्टर ने आपके मान लिया कि हाँ ये अधिकार आपको मिलने चाहिए, तो जब वो मिलने चाहिए तो वो अर्जन आपको क्या है, अधिकार दिए जाएंगे। तो वही बोला है कि अधिकारों का अर्जन, अगर कलेक्टर दावों को स्वीकार कर लेता है पूर्णता या अंशता, तो क्या करेगा, उसको अर्जित करने हेतु कार्रवाई करेगा। अगर उसने दावा स्वीकार कर लिया कि हाँ ये संरक्षित क्षेत्र है, इसके अंदर ये भूमि आपकी है, तो फिर कलेक्टर का कर्तव्य बनता है कि इस भूमि का उपयोग करने हेतु ये ऐसी व्यवस्था बनाए कि आपको इस भूमि का उपयोग करने में कोई परेशानी ना आए। यही धारा 24 बोल रही है। ठीक है, और ये जो अर्जन की कार्रवाइयां हैं, सारी कार्रवाइयां दावों को निपटाने की, इसके लिए 2 वर्ष का समय क्या किया है, कलेक्टर को मिला हुआ है कि 2 वर्ष के अंदर क्या करना है, आपको ये सारी चीजें आपको पूर्ण कर लेनी है। ठीक है, हो गया। अब आ जाते हैं धारा 26 का में। 26 का क्या है कि क्षेत्र की अभ्यारण्य के रूप में घोषणा, वहां पे आशय की घोषणा हुई थी। अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो धारा 35 के द्वारा ही आशय की भी घोषणा होती है और उसी 35 में ही आपके फाइनल घोषणा भी हो जाती है। यहाँ पे इस चीज को मैंने देखा कि आशय की घोषणा आपकी 18 से हो जाएगी, और आगे चलोगे जैसे ही आप, तो धारा 26 का बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस क्षेत्र की फाइनल घोषणा यहाँ से होगी कि जब दावे करने की अवधि सारी समाप्त हो गई हो, सारे मामले निपट गए हो, न्यायालय में गए हो तो वो भी निपट गए हो, इसके बाद क्या होगा, सरकार एक अधिसूचना द्वारा घोषणा करेगी और उसमें बता देगी कि इस डेट से अब ये क्या है, संरक्षित क्षेत्र होगा, अभ्यारण्य होगा। और इसके बाद एक बार ये अभ्यारण्य बन गया, चाहे राष्ट्रीय उद्यान बन गया, दोनों के लिए है, फिर इसकी सीमाओं में परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, राष्ट्रीय बोर्ड या राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। बनाते टाइम भी इसको परमिशन लेनी पड़ती है, ये ध्यान रखो। घोषणा राज्य सरकार करती है, लेकिन परमिशन इसको किससे लेनी पड़ती है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से। जब उससे परमिशन मिल जाती है तभी ये फाइनल घोषणा होती है कि हाँ अब ये बन गया। सेम है कि बनाने में तो फिर भी चलो इनकी चलती है, इन्होंने क्षेत्र डिसाइड किया, लेकिन बाद में जब इनको कुछ भी सीमा परिवर्तन करना है या हटाना है तो क्या करना होगा, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति चाहिए ही चाहिए। फिर यही चीज है इसमें। धारा 27 क्या है कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात हो रही, तो इस राष्ट्रीय अभ्यारण्य में आप क्या कर रहे हो, जा रहे हो, तो इसके लिए क्या है, अनुमति पे रोक। अब जब से ये अभ्यारण्य बना तब से आपको अनुमतियों पे रोक लग गई, जो आप काम करते चले आ रहे थे उन कामों की अनुमति नहीं दी जाएगी। और धारा 28 क्या है, अनुमति का बोलता है कि अगर मुख्य वन्यजीव संरक्षक चाहे
तो इन इन केसेस में अनुमति मिल जाती, जैसे घूमने वाले पर्यटन के लिए अलग मिल जाती, किसी और काम के लिए मिल जाती। तो एक है कि धारा 27 के अनुमति पे रोक लगाती है कि सबकी रोक लग गई। फिर 28 बोलती है कि हाँ इन इन परिस्थितियों में आपको अनुमति मिल सकती है। फिर धारा 30 आपकी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई किसी भी वजह से आग लगा देता है, जंगलों में आग लगती है तो प्राणियों की भी हानि होती है, जंगलों की भी हानि होती है। तो वही बोला कि आग लगाने पर रोक है, कि किसी भी वजह से आग लगाना या उसको प्रोत्साहित करना, उस पर प्रतिषेध किया गया है। ये धारा आपकी 30 है। आगे आते हैं धारा 31 कि अगर आप अभ्यारण्य में जा रहे हो और हथियारों के साथ जा रहे हो तो आयुध के साथ प्रवेश पे आपकी क्या है, रोक है, धारा 31। अभी ये धाराएं देखिए उससे रिलेटेड है, बहुत ही छोटी छोटी कॉमन सी हैं, तो हम इसको कराते जा रहे हैं टाइम, क्योंकि टाइम भी काफी हो गया क्लास का, ठीक है। तो अब हम लोग कराएंगे, जहां पे ज्यादा टाइम देना होगा वहां हम ज्यादा टाइम देके चीजें एलेबोरेट करेंगे। तो अभ्यारण्य में आयुध के साथ प्रवेश पर प्रतिबंध है। धारा 33 क्या है कि अभ्यारण्यों का नियंत्रण कौन करेगा, मेन अधिकारी रहेगा मुख्य वन्यजीव संरक्षक। लेकिन कहाँ, जब राज्य सरकार की संपत्ति है और धारा 35 के तहत घोषित है तब। धारा 38 के तहत है तो वन्यजीव संरक्षक निदेशक रहेगा, ठीक है। तो अभ्यारण्यों का नियंत्रण कौन, मुख्य वन्यजीव संरक्षक को होगा, यही प्रमुख अधिकारी होगा। इसका काम क्या क्या होगा, कौन कौन से काम करा सकता है, सड़क निर्माण करा सकता है, पुल का भी, भवन, बाढ़, फाटक, इन सब का ये निर्माण करा सकेगा। लेकिन क्या है दूसरी चीज, अभ्यारण्यों के अंदर कोई व्यवसायिक गतिविधि करानी है, होटल का निर्माण, ये सब, तो क्या है, अभ्यारण्य के भीतर वाणिज्यिक, पर्यटक, लॉज, होटल, चिड़ियाघर, सफारी, इन सब का निर्माण कराना है तो क्या होगा, राष्ट्रीय बोर्ड की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। तो धारा 33 में जो नॉर्मल चीजें हैं वो तो करा सकते हैं आपके मुख्य वन्यजीव संरक्षक, लेकिन जो थोड़ी सी और हटके चीजें करानी है तो उसके लिए क्या है, राष्ट्रीय बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ेगी। और जहां पे भी मैं राष्ट्रीय बोर्ड का जिक्र करूं समझ जाए को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बात हो रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं धारा 33 काम है, ये इंपॉर्टेंट धारा है, ये धारा आपकी पूछी जा सकती है, ठीक है। इसमें क्या, पशुधन का असंक्रमणीकरण। जो पशुधन है, पशुधन में बता दिया था खेती में उपयोग किए जाने वाले पशु, ठीक है। अब पशुधन क्या है कि वहां तो रहेगा नहीं, वन्य जो आपका अभ्यारण्य है उसके अंदर तो रहेगा नहीं, पशुधन रहेगा उसके आसपास जो गांव है वहां पे। तो उस पशुधन में वो रह रहे हैं आसपास अगर, तो क्या होगा, जैसे ये है आपका अभ्यारण्य, इसके चारों तरफ गांव यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पशु अगर रह रहे हैं 5 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर, पशुधन में 5 किलोमीटर तक है, और जो बंदूक का लाइसेंस है उसमें 10 किलोमीटर है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो पशुधन में 5 किलोमीटर तक जितने भी पशु हैं, अगर उनका संक्रामक रोग होने का खतरा तो रहता ही है, उन्हें संक्रामक रोग हो गया तो वो संक्रमण फैल सकता है आगे आके, उद्यान अभ्यारण्य में भी जा सकता है, वहां पे भी पशुओं को नुकसान हो सकता है, और यहाँ पे संरक्षण का लेवल हाई है तो कैसे करें। तो ये क्या करते हैं, जो 5 किलोमीटर के दायरे के पशु हैं उनका असंक्रमणीकरण, मतलब टीका लगवाना, सीधी बात है, संक्रामक रोगों का टीकाकरण कराना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, और ये 5 किलोमीटर की परिधि में कराया जाता है। यही इन्होंने बोला है धारा 33 काम है कि अभ्यारण्य या उससे 5 किलोमीटर के भीतर रखे गए पशुधन में संचारी रोगों का असंक्रमणीकरण। धारा 33 खा क्या है, राज्य सरकार अभ्यारण्य के, उस अभ्यारण्य के प्रबंधन हेतु एक सलाहकार समिति का गठन करती है, कौन, राज्य सरकार। तो मेन प्रबंधन तो कौन देख रहा है, मुख्य वन्यजीव संरक्षक। तो सलाहकार समिति क्या होगी, इनको सलाह देगी, और इसका हेड भी कौन होगा, मुख्य वन्यजीव संरक्षक। तो यही बोला है कि राज्य सरकार अभ्यारण्य के प्रबंधन हेतु एक सलाहकार समिति का गठन करेगी, और इसका अध्यक्ष भी कौन होगा, मुख्य वन्यजीव संरक्षक होगा। आगे आ जाते हैं धारा 34 में कि अगर आयुध, आयुध मतलब क्या होता है, हथियार, कोई हथियार रख रहा है, शस्त्र रख रहा है, तो उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है कि अगर 10 किलोमीटर के दायरे में आप निवास कर रहे हो, ठीक है, तो और आपके पास कोई हथियार है, तो वही आसपास के लोग ही क्या करते हैं, जाके अवैध शिकार कर देते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना इस अधिनियम के लागू होने के 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो आयुध रखने वाले व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण अभ्यारण्य घोषित, जैसे अभ्यारण्य घोषित होगा, अभ्यारण्य घोषित हुआ उसके 3 माह के भीतर क्या करना है, प्रत्येक व्यक्ति जो 10 किलोमीटर के भीतर निवास कर रहा है, अगर उसके पास कोई हथियार है तो वो उसका रजिस्ट्रेशन कराएगा।
यहाँ पे आपकी धारा 34 समाप्त हुई और यहाँ पे आपका क्या अभ्यारण्य वाला सारा टॉपिक खत्म हुआ। 35 से आ जाएगा आपका राष्ट्रीय उपवन या राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। 35 किसके बारे में बात करेगी? नेशनल पार्क के। चलिए देख लेते हैं क्या है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उपवन घोषित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी। यहाँ पे भी राज्य सरकार पहले आशय की घोषणा कर रही है, ठीक है, कि हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान घोषित करना चाह रहे हैं, ठीक है। अधिसूचना, ये ध्यान रखना, ये दो प्रकार की अधिसूचनाएं होती हैं। एक होता है राजपत्र में प्रकाशित, राजपत्र आपका केंद्र और राज्य सरकार के पास होता है, गजट होता है, एक प्रकार का इनका अखबार होता है, वहां प्रकाशित करते हैं। दूसरा होता है नोटिफिकेशंस, जो डीएम वगैरह या छोटे अधिकारी निकलवाते हैं। ये होता है आपका स्थानीय भाषा समाचार पत्र में, इसमें गांव में जाके मुनादी करवा दी, वो सब चीजें हो गई, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय उपवन घोषित करने की अपनी आशय की घोषणा कर सकेगी। इसी में धारा 35 का चौथा क्लॉज और उसका खा खंड जो है वो बोलता है अब यहां से फाइनल घोषणा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आशय की घोषणा हुई, ये क्या बोलेंगे कि फिर से मैं बोला कि बीच की धाराएं क्या है, दावे की, कि जब आशय की घोषणा करते हैं तो लोगों को एक समय दिया जाता है कि आपके जो जो अधिकार हों, जो जो दावे हों, वो आप आइए, उन पे बात कीजिए। अगर सही पाए गए तो हम क्या करेंगे, उनको मान लेंगे। जो भी अगर नहीं मान पाएंगे, ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो क्षतिपूर्ति देंगे, दूसरी जगह भूमि देंगे या धन देंगे, या नहीं मानेंगे तो आप न्यायालय जाइए। तो वो एक टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो जब सारे दावे निपट जाएं, उसके बाद ये धारा आती है कि जब सारे दावों को निपटा लिया जाए तब राज्य सरकार क्या है, एक अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि ऐसा क्षेत्र ऐसी तारीख से राष्ट्रीय उपवन होगा। यहां पे 35 में ही आशय की घोषणा हुई पहले, और बाद में 35 4 खा में फाइनल घोषणा इन्होंने कर दी कि अब ये राष्ट्रीय उपवन होगा। आशय की घोषणा इसलिए करते हैं कि लोग अपने पहले दावे कर पाए, उनको समय दिया जाता है। जब सबके दावे निपट जाएं तो फिर फाइनल घोषणा होती है। अब राज्य सरकार किसी भी राष्ट्रीय उपवन, यहाँ पे भी वही क्लॉज है जो अभ्यारण्य में था, कि अगर इसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, हटाना है इसको, तो नहीं हटा सकेगी, फिर राष्ट्रीय बोर्ड की अनुमति चाहिए। मतलब प्रस्ताव राज्य सरकार लाएगी, शुरुआती प्रस्ताव सोचेगी राज्य सरकार की, इसको हम राष्ट्रीय उद्यान या उपवन बना देते हैं। सोचने की पूरी छूट दे रखी है, सोचिए, प्रस्ताव लेके आइए, मंजूरी लीजिए केंद्र से, वो बना दीजिए, ठीक है, राष्ट्रीय बोर्ड से। लेकिन अब चेंज नहीं कर सकते, एक बार बन गया फिर चेंज करने के लिए आपको मंजूरी ही चाहिए। आगे आ जाते हैं। 36 क्या है, इसको निरसित कर दिया गया, इस धारा को हटा दिया गया, इसकी बात नहीं करेंगे। इसकी संरक्षण आरक्षिति की घोषणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये देख लेना। संरक्षण आरक्षिति ये क्या है, कि जैसे यहां पे देखो कोई नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क के आसपास की जो जमीन होती है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसी को बोलते हैं संरक्षण आरक्षिति। अगर दो नेशनल पार्क हैं तो इनको जोड़ने वाला गलियारा है, उसको भी ये क्या बोल सकते हैं, संरक्षण आरक्षिति, ठीक है। तो ये हो गया संरक्षण, एक प्रकार की भूमि होती है, विस्तृत भूमि आसपास की, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, संरक्षण आरक्षिति की घोषणा धारा 36 का के तहत, और खा के तहत क्या, इसके लिए प्रबंध समिति बनाएंगे। अब आरक्षिति बना दी तो इसके लिए क्या बनाएंगे, प्रबंध समिति। जैसे आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है आपका, वो क्या करता है, वो आपका जोड़ता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को, 2-3 नेशनल पार्कों को, 2-3 उसको बायोस्फीयर रिजर्व को भी वो जोड़ता है, ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है। तो वो एक प्रकार संरक्षण आरक्षिति भी हो गया, वो गलियारा जो जोड़ता है आसपास का क्षेत्र, जानते हो इको सेंसिटिव जोन जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार से ये संरक्षण आरक्षिति होती है उस क्षेत्र को। फिर आ जाते हैं घा में कि सामुदायिक आरक्षिति प्रबंध समिति, ऐसे ही खा हो गया ना, तो गा में होगा सामुदायिक आरक्षिति की पहले घोषणा करेंगे, और घा में क्या होगा, इसकी घोषणा हो गई तो इसके लिए एक प्रबंध समिति की भी बात होगी। फिर आ जाते हैं धारा 38 में कि क्षेत्रों को अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन घोषित करने की केंद्र सरकार की शक्ति। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो लोगों को कंफ्यूजन था इस धारा से दूर हो जाएगा कि केंद्र सरकार की भी शक्ति है। अब कब है, देखो मैं बताता हूँ। राज्य सरकार, अधिकतर भूमि क्या है राज्य सरकार की होती है, केंद्र की भूमि क्या है, रेलवे की या डिफेंस की।
केंद्र की भूमि क्या होती है? संचार वाली भूमि केंद्र की होती है, रेलवे की, डिफेंस की, इन सब चीजों की केंद्र की भूमि होती है। उसको केंद्र अगर कोई परियोजना नेशनल हाईवे भी ला रहा है तो राज्य को अधिग्रहण करने के लिए बोलता है। जैसे मुंबई में बुलेट ट्रेन जा रही है, मुंबई सरकार अभी सपोर्ट नहीं कर रही थी तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लेट हो रहा था, ठीक है। क्या है कि राज्य को अधिग्रहण करना होता है, राज्य टाइम पे नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? लेट होंगी चीजें। एक मिनट, तो सेम चीज यहां पे है कि क्या करेंगे कि राज्य के अंदर भूमि होती है, राज्य अगर उस भूमि को केंद्र को ट्रांसफर कर दे या पट्टे पे दे दे, ठीक है, तो फिर क्या होगा? केंद्र उस चीज को घोषित कर सकती है। क्या? राष्ट्रीय उपवन। धारा 38 में यही बात है कि क्षेत्र, क्योंकि केंद्र के पास बजट ज्यादा है, केंद्र के पास संरक्षण की चीजें ज्यादा हैं, संसाधन बहुत ज्यादा है, तो राज्य को कुछ करना थोड़ी, राज्य को उससे आय थोड़ी हो रही, क्योंकि शुल्क भी केंद्र ही लगा रहा है। तो और वन्य जीवों का आपने घोषित भी कर दिया तो वन्य जीवों का संरक्षण भी कौन? केंद्र कर रहा है, नियम भी वो बना। तो राज्य क्या करते हैं? केंद्र को ट्रांसफर कर देते हैं कि तुम ही जिम्मेदारी लो, तुम ही भी फंड खर्च करो, तुम ही चीजें करो। तो ये बहुत आसान बात है, ये लग रही है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जब राज्य सरकार द्वारा नियंत्रणाधीन, जो राज्य सरकार के नियंत्रण में है, कोई ऐसा क्षेत्र जो किसी अभ्यारण्य के भीतर का क्षेत्र ना हो, मीन्स किसी अभ्यारण्य के अंदर का क्षेत्र ना हो, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान बनना है, अभ्यारण्य के भीतर का क्षेत्र होगा तो राष्ट्रीय उद्यान कैसे बनेगा? केंद्र सरकार को पट्टे पर, या तो पट्टे पे दे दे या उसको अंतरित कर दे, डायरेक्ट उसको ट्रांसफर ही कर दे, तो केंद्र ऐसे क्षेत्र को क्या है? राष्ट्रीय उपवन घोषित कर सकती है। दूसरी चीज, ऐसे क्षेत्र का प्रबंधन कौन करेगा? वन्य जीव परिरक्षण निदेशक, ठीक है। तो ये दो चीजें इसमें आ गई। तो जिनका भी कंफ्यूजन था कि केंद्र कब घोषित कर सकता है, केंद्र घोषित कर सकता है जब राज्य सरकार पट्टे पे दे दे या फिर उसको अंतरित कर दे, ये एक है। दूसरा और है कि केंद्र अगर संतुष्ट हो, धारा 35 की कुछ धाराएं हैं, धारा 18 के वो है, तब भी केंद्र घोषित कर सकता है। और भी परिस्थितियां, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग कानून के स्टूडेंट नहीं है कि एक एक धारा पढ़ें इतनी डिटेल में। तो जो मेन जो जरूरी हो सकता है वो बता दिया आपको। फिर अध्याय 4 का में आ जाते हैं। 4 का किस लिए जोड़ा गया? ये सब 2002 का जो आपके संशोधन थे वहां से जोड़े गए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण तथा चिड़ियाघरों को मान्यता। चिड़ियाघरों को मान्यता कैसे मिलेगी? चिड़ियाघर, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण क्या होगा, संरचना क्या होगी, इस सब का जिक्र है, ठीक है। फिर इसी का 38 का क्या है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन, इसकी संरचना। संरचना क्या है क्या नहीं, ये मैं पहले भी बता चुका। 10 सदस्य होते हैं, इसके बाद क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य सचिव होता है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में, ठीक है। तो ये 38 का है धारा। आगे आते हैं, देखिए 4 का है, 4 खा है और 4 गा है। एक केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण पे 4 का है पूरा आपका अध्याय। 4 खा किस पे आ जाएगा आपका? बाघ संरक्षण प्राधिकरण, एनटीसीए पे। और 4 गा किस पे आ जाएगा? WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये 3 चीजें, 3 प्राधिकरण डाले गए। जब प्राधिकरण डालोगे तो उसकी संरचना डालोगे, उसके कुछ अधिकारी डालोगे, कुछ कर्तव्य डालोगे, तो उसकी कुछ धाराएं आ जाएंगी। यही बात हो रही। तो अध्याय 4 का, 4 खा और 4 गा, 3 पढ़ने हैं आपको। 4 का में पहले में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण देख रहे हो, वो देख लो क्या है। 38 गा, इसमें क्या है? इस प्राधिकरण, जो चिड़ियाघर प्राधिकरण है उसके कार्य हैं। 38 चा, इसमें क्या है? प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। कोई भी प्राधिकरण होता है, चाहे चिड़ियाघर हो, चाहे WCCB हो, चाहे राष्ट्रीय बोर्ड हो, सबको क्या करना पड़ता है? एक वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट ये जारी करते हैं। और ये रिपोर्ट संसद के पास भी जाती है, संसद के सामने भी रखी जाती है, ध्यान रखना। जो संसदीय समिति होती है इन क्षेत्रों पे, वो उस पर विचार भी करती है। तो यही करेंगे कि प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। 38 जा क्या बोल रहा है? चिड़ियाघरों को मान्यता देना और किसी चिड़ियाघर द्वारा प्राणियों का अर्जन। 38 झा, ये थोड़ा हिंदी के वर्ड्स हैं, देख लो। ये भी CD से ये होता है, का खा गा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? किसी चिड़ियाघर द्वारा प्राणियों का अर्जन, किसी चिड़ियाघर में अगर नए प्राणी आने हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, प्रक्रिया क्या है, वो वर्णन कहाँ है? 38 झा में। अध्याय 4 खा जो मैंने बोला है, ये राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण जो है आपका, बाघ, टाइगर, NTCA के बारे में है। इसमें क्या है कि 38 टा, 38 टा क्या बोलता है कि जो बाघ संरक्षण प्राधिकरण, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया था,
इसके बारे में ज़्यादा प्रावधान है, और ज़्यादा प्रावधान है तो बहुत सारे शब्दों का यूज होगा, शब्दों का यूज होगा तो परिभाषाएं देनी होंगी, जैसे अधिनियम की शुरुआत में दी हैं। अब अधिनियम के टाइम पे तो ये था नहीं, संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो यहाँ पे परिभाषाएं इसी में दे दी इन्होंने। तो 38 टा में केवल परिभाषाएं हैं, और ठा में क्या है, जिक्र है कि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और इसकी संरचना ये होगी। ये 38 ठा की बात हो रही है, ठीक है। 38 यहाँ ये वाला डा वाला जो भी हो आप लोग देख लेना, ठीक है। इसमें किस चीज की बात हो रही है, सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें कि जो इसके सदस्य होंगे चिड़ियाघर प्राधिकरण के, नहीं बाघ संरक्षण प्राधिकरण के, उनका क्या होगा, पदावधि क्या होगी, सेवा शर्तें क्या होंगी। फिर 38 इड़ा, ये क्या है, ये वाला है इड़ा, ठीक है। व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियां और कृत। फिर धा क्या है, वार्षिक रिपोर्ट। 38 धा, ये 38 ही चल रहा है। 38 पा क्या है, संचालन समिति का गठन। और 38 फा क्या है, व्याघ्र संरक्षण योजना। ये इंपॉर्टेंट है, 38 फा याद रखो। 38 फा जो टाइगर प्रोजेक्ट है, सेव द टाइगर प्रोजेक्ट, इसी के तहत आया है। या बाघ संरक्षण जो योजना चली है आपकी, ठीक है, पढ़ते होगे आप, तो वो कब, इसी के तहत 38 फा कि व्याघ्र संरक्षण योजना इसी के तहत, और टाइगर रिजर्व भी इसी के तहत घोषित होते हैं। तो ये क्वेश्चन आए कि टाइगर रिजर्व किसके तहत घोषित होते हैं, तो वो है 38 फा, एफ नहीं फा की बात हो रही, ठीक है। ये कट कर दो, आगे आ जाते हैं। 38 बा देख लेते हैं, टाइगर रिजर्व को अनारक्षित। अब जब एक बार आपने टाइगर रिजर्व बनाया तो उसको एक आपको रास्ता देना पड़ेगा कि जब उसको अनरिजर्व करना चाहो तो कर पाओ। वही रास्ता यहाँ पे मिला है कि टाइगर रिजर्व को अनारक्षित करना, ठीक है। लेकिन वो कब से, जब एनटीसीए टाइगर जो है कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो आपको परमिशन दे, और दूसरा कौन दे, राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिश पे ही आप इसको क्या, टाइगर रिजर्व को अनारक्षित कर सकते हो। अब आ जाते हैं अध्याय 4 गा में। 4 गा मैंने बोला किसके, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB। लेकिन इसका नाम क्या रखा था पहले कि व्याघ्र, बाघ जो होता है व्याघ्र तथा अन्य संकटापन्न प्रजाति, ऐसी प्रजाति जो संकटग्रस्त हैं, अन्य संकटग्रस्त प्रजातियां, इनके प्रति अगर अपराध हो रहा है, तस्करी हो रही, तो इनके नियंत्रण के लिए ये क्या, WCCB बनाया गया था। इसका मुख्यालय लखनऊ, यहाँ पे दिल्ली में है, ठीक है। तो अपराध नियंत्रण ब्यूरो। तो 38 एम माँ इसमें इंपॉर्टेंट थी, एम नहीं, इंग्लिश में मत जाना। 38 माँ इंपॉर्टेंट धारा थी, इसमें क्या था कि व्याघ्र तथा अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन। चूंकि 38 जो धारा 38 है उसके तहत ही तीनों का हुआ, चाहे चिड़ियाघर प्राधिकरण हो, चाहे आपका व्याघ्र प्राधिकरण हो, और फाइनली आपका ये आ गया WCCB, तीनों का इसी के तहत। तो 38 की जो धारा है बहुत विस्तृत है, तो पढ़ते जाओ। 38 माँ क्या है कि व्याघ्र तथा अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन, और इसकी संरचना का वर्णन है। 38 या ये वाला, ये क्या है, WCCB की शक्तियां तथा कार्य, ये बताता है। यही दो इंपॉर्टेंट थी, तो इसको मैंने कर दिया, अब इसको यहाँ पे समाप्त है। अब बहुत ज्यादा धाराएं नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं धारा 39 पे। 39 क्या बोलती है, जो मैंने बताया है कि हर एक वन्य प्राणी या जो अनुसूचित आपके पादप हैं वो किसकी, सरकार की संपत्ति है, कहीं पे भी पाए जाएं, ठीक है। तो ये वही बोल ले कि वन्य प्राणियों आदि का सरकार की संपत्ति होना। वन्य प्राणी में क्या आ जाएंगे, प्राणी वस्तु आ जाएगी, ट्रॉफी आ जाएगी, मांस आ जाएगा, मांस के अंतर्गत उसकी हड्डी अंडे हर चीज आता है मांस के अंदर, ठीक है। तो मांस आ जाएगा। इसके अलावा और ध्यान रखना, जो अपराध होते हैं ना वन्य जीव के प्रति, शिकार आपने किया, तो शिकार करने के लिए आप जो नाव लेके गए, पहले छकड़े चलते थे, छकड़ा लेके गए, जाल लेके गए, जो औजार लेके गए, कुछ भी जिनसे आपने वो अपराध किया है, ये सारे भी सरकार की संपत्ति में आ जाते हैं, जो आप शिकार करने के लिए उपयोग करते हो, ये भी सरकार की संपत्ति होते हैं। तो यही यहाँ पे बोला गया, वन्य प्राणी आदि का सरकार की संपत्ति होना, जिसमें क्या आता है, ट्रॉफी, प्राणी वस्तु, मांस, यान, जलयान, आयुध, फांसा, औजार, जिन सबसे यह अपराध किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अभी टाइम ज्यादा हो रहा है तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है।
48 का, उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट थी वो आपकी है 48 का। उसमें क्या था, बाकी बीच की इंपॉर्टेंट नहीं थी तो मैंने हटा दी, उनका जिक्र नहीं किया, लेकिन जो कम इंपॉर्टेंट है वो भी ले ली। 48 का में क्या है, वन्य जीव के परिवहन पर निर्बंधन, कि अगर वन्य जीव को आप परिवहन कर रहे हो, किसी वाहन से लेके जा रहे हो इधर से उधर, कहीं भी कर रहे हो या हाथ में भी लेके जा रहे हो, तो उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। अनुमति से कुछ का ले जा सकते हो, बाकी तो ले भी नहीं जा सकते हो। तो वो बात हुई 48 का में। फिर अध्याय 5 का देख लेते हैं। अध्याय 5 का भी इसी से संबंधित है, जो आप बोले ना सरकारी संपत्ति, व्यापार, इन सब चीजों से रिलेटेड ही है 5 और 5 का। तो 5 का में क्या है, कुछ प्राणियों से व्युत्पन्न ट्राफी, प्राणी वस्तु आदि के व्यापार वाणिज्य का प्रतिषेध, रोक लगी है। क्या लगी है 49 खा में, अनुसूचित प्राणियों से व्युत्पन्न ट्राफी, मैंने बता दी थी कि ट्रॉफी क्या होती है, इनके किसी अंग को आप परिरक्षित करके रखे हो। प्राणी वस्तु क्या होती है कि कोई वस्तु बनाई और उसमें इनके अंगों का उपयोग किया। तो प्राणी वस्तु आदि के व्यापार पे क्या है, प्रतिषेध किया गया है 49 खा में। तो ये धारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अध्याय 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सीधा उस पर आ जाते हैं। अध्याय 6 क्या है, अपराधों का निवारण और पता लगाना। जब वन्य जीवों से संबंधित कुछ अपराध हुए हैं तो उनको क्या है, निवारण करना और पता लगाना पड़ेगा कि क्या अपराध हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। उसके लिए कुछ अधिकार दिए गए, धाराएं दी गई, वो क्या है वो देख लो। धारा 50 क्या है, प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी और निरुद्ध करने की शक्ति। ये जो वनाधिकारी हैं, वन दरोगा हैं, उनको भी मिलता है, तो ये समझना पड़ेगा वन दरोगाओं को शक्ति कहाँ से मिलती है। अधिकार और कर्तव्य करके एक आपका चैप्टर है, तो यही है। धारा 50 क्या होती है, प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी, निरुद्ध करने की शक्ति धारा 50 देती है। वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। कोई भी वन अधिकारी हो या पुलिस अधिकारी भी हो, जो उप निरीक्षक के पद से ऊपर का हो, उप निरीक्षक मतलब वन दरोगा हो तो चलेगा, ठीक है, उप निरीक्षक हो या उससे ऊपर की पंक्ति का हो, ये बोला है इन्होंने। इन्होंने बोला नीचे का ना हो, इसका मतलब उप निरीक्षक कर सकता है, ठीक है। तो वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, जब तक यह समाधान नहीं हो जाता, क्या समाधान नहीं हो जाता, कि ये व्यक्ति हमारे सामने पेश हो जाएगा अपनी इच्छा से, हम जो इससे सवालों के जवाब मांगेंगे, आरोपों के जवाब मांगेंगे, अपनी इच्छा से देगा, तब तक ये उसका क्या बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। जिस पे ये शक हो कि ये भाग जाएगा, उसको बिना वारंट के गिरफ्तारी का इनको क्या है, अधिकार मिला हुआ है। तो धारा 50 यही बोलती है कि जब तक यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसा व्यक्ति हाजिर होगा या किसी ऐसे आरोप का उत्तर देगा, उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 50। फिर आ जाते हैं धारा 50 का चौथा क्लॉज, क्या बोलता है कि वन्य जीव संरक्षण सहायक निदेशक या सहायक वनपाल, दो चीजें हैं। सहायक निदेशक कहाँ आ गया, एक केंद्र वाला अधिकारी है, निदेशक आ जाएगा केंद्र, और सहायक वनपाल क्या है, राज्य का अधिकारी है, तो ये राज्य का है। तो केंद्र वाला ये हो सहायक निदेशक हो, या राज्य का जो सहायक वनपाल हो, वो क्या करेगा, इससे ऊपर का अधिकारी या तो ये हो या इनसे ऊपर का अधिकारी हो, ये ही केवल क्या तलाशी या गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकते हैं या साक्षियों को हाजिर होने की लिए ये बोल सकते हैं, इनको अधिकार है। ये ध्यान रखना कि तलाशी वारंट कौन जारी कर सकता है, या तो वन्यजीव संरक्षण का सहायक ने असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं वो हो, ठीक है, वो हो या उसके ऊपर का हो, तो वही क्या कर सकते हैं, तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं और साक्षियों को हाजिर करा सकते हैं। फिर धारा 51 का क्या बोलता है कि जमानत अगर किसी की मंजूर करनी है, उसके लिए कुछ शर्तों का जिक्र है, वो शर्तों में नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने कॉमन सा लिख दिया कि जमानत के लिए शर्तों का जिक्र कहाँ है। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए। 51 का में है। 53 क्या है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सदोष मतलब दोषपूर्ण, जो वहां पे बात हुई थी दोषपूर्ण अभिग्रहण, कि अगर दोषपूर्ण तरीके से आपने किसी को फंसा दिया तो यहां पे भी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तो ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी करोगे, सजा भी उतनी ही है जितनी वहां पे थी। क्या लिखा है, 6 माह की सजा या 500 रुपये जुर्माना, और सेम आपके भारतीय वन अधिनियम में भी था। धारा 54 में चलते हैं कि अपराधों का समन करने की शक्ति, समन मतलब होता है कम करने की शक्ति या जुर्माना देके छोड़ देने की शक्ति, ये शक्ति केवल उसे प्राप्त होगी, किसे, जिसको राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा दे ये शक्ति।
केवल उसको प्राप्त होगी, और इसका जिक्र कहाँ है? धारा 54 में। धारा 55 क्या है कि न्यायालय अपराधों का संज्ञान कब ले सकता है, कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो उन अपराधों को न्यायालय तक लेके जाएं तो न्यायालय इसका संज्ञान लेगा, इसका जिक्र यहाँ पे है। तो धारा 55 क्या है? अपराधों का संज्ञान किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा। धारा 58 क्या है? कंपनी अगर कोई अपराध करती है, कोई कंपनी होती है, कभी कभी देखते हो ना संगठित अपराध होते हैं, कंपनी बना के पूरा गिरोह रहता है, अपराध करता है, तो अगर कोई कंपनी अधिकार करती है तो उसका जो भार जितने भी कर्मचारियों पर रहता है, जितने भी उसके एक्टिव कर्मचारी हैं, सब उसके क्या भागीदार होते हैं उस अपराध के, सबको माना जाता है कि सबने मिलकर अपराध किया है। तो वही लिखा है धारा 58 में कि कंपनियों का अपराध हो तो सभी कर्मचारी दोषी होते हैं। अध्याय 6 का जोड़ा गया, उसमें क्या है कि अवैध आखेट तथा व्यापार से व्युत्पन्न संपत्ति का समपहरण, सिंपल सा है। 6 का में क्या है कि अगर अवैध शिकार किया आपने या व्यापार किया, उससे जो संपत्ति जुटाई उसको क्या है सरकार कब्जा कर लेगी, ठीक है, सरकार उसको बोलते हैं सील कर ली, अटैच कर ली अपने उसमें, तो वही बात है। तो 58 चा क्या बोलता है कि अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का अभिग्रहण या उस पर रोक लगा देगी सरकार, 58 चा में। और 58 ढा ये वाला, ठीक है, इसमें क्या है अपील प्राधिकरण का गठन। अब ये सारी चीजें होंगी तो एक अपील करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो एक प्राधिकरण का गठन किया गया, तो उसका जिक्र कहाँ है? यहाँ पे 58 ढा में। अब धारा 59 पे चलते हैं। ये वही धारा होगी जो वहां पे थी ना कि आपकी जो आईपीसी है 1860 की, आईपीसी 1860, इसमें किसका जिक्र है? 45। उसी 45 में के एक क्लॉज में जिक्र है कि जो अधिकारी हैं उनका लोक सेवक होना। तो जो वन अधिकारी थे वहाँ पे भारतीय वन अधिनियम वहाँ पे भी लोक सेवक होने का जिक्र था, और यहाँ 59 में भी जिक्र है कि जो अधिकारी हैं वो लोक सेवक कहलाएंगे इस धारा के अनुसार। धारा 60 क्या है कि सद्भावना पूर्वक कार्रवाई हेतु संरक्षण। ये ध्यान रखना, कोई भी गवर्नमेंट होती है, खासतौर से उसके जो डिपार्टमेंट होते हैं, आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, इनको एक संरक्षण दिया जाता है। कई बार क्या होता है, काम अच्छे के लिए होता है, भावना अच्छी होती है, काम गलत हो जाता है, गलत काम हो गया तो फिर उनको वही दंड अगर दिया जाए तो फिर वो काम ही नहीं करेंगे, तो उनको कुछ संरक्षण दिए जाते हैं। वही बात हो रही कि सद्भावना पूर्वक कार्यवाही हेतु संरक्षण क्या है धारा 60 में। धारा 61, अब ये धारा इंपॉर्टेंट है, ये सारी ध्यान से सुन लेना, समझाने जैसा इसमें ज्यादा है नहीं, कि अनुसूचियों जो हैं 61 क्या है, जो अनुसूची हैं उनमें जो प्रविष्टि है, जिस जानवर की एंट्री किसी की करनी है, नई करनी है, पुरानी करनी है, हटानी है, क्या करना क्या नहीं, उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र को है। यही इसमें जिक्र है कि अनुसूचियों की प्रविष्टियों में परिवर्तन करने की शक्ति किसको है? केंद्र सरकार को। वो भी कैसे करेगी? अधिसूचना निकाल के। धारा 62 क्या है? कुछ वन्य प्राणियों का पीड़क जंतु घोषित किया जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीड़क जंतु कहाँ आते हैं? आपके अनुसूची 5 में। पीड़क जंतु वो होते हैं जिन्हें आप मार सकते हो। तो कभी कभार देखते हो नील गाय, जैसे नील गाय बहुत ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाने लगती है, तो उसको क्या है अनुसूची 5 में डाल देते हैं, फिर उसका आप शिकार कर सकते हो। तो ये धारा यहां से मिल रही है कि कुछ वन्य प्राणियों को ये क्या है पीड़क जंतु घोषित कर देते हैं, जिससे कि फिर उस टाइम तक आप उसका शिकार कर सकते हो, और उनको अनुसूची 5 का ही भाग मानते हैं जब तक। अब धारा 63, धारा 63 क्या है? केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति, कि केंद्र सरकार इसके तहत कौन कौन से नियम बनाए जा सकते हैं, एक विस्तृत सूची है। फिर धारा 64 राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति है, और धारा 65 क्या है? अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण। अनुसूचित जनजातियों के अधिकार एक तो आप पढ़े ही हो, वन अधिकार अधिनियम 2006। इनके और भी अधिकार होते हैं, जंतुओं पे होते हैं, कभी कभार इनकी परंपराएं होती हैं शिकार करने की, तो इनको दिए जाते हैं अधिकार जब जो वहाँ रह रहे होते हैं। तो इनके अधिकारों का जिक्र है मेनली, इस पे जाओ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। और धारा 67 का नाम क्या है? निरसन तथा व्यावृत्तियाँ, कि किसी चीज़ का निरसन कर दिया, यहाँ डाल दिया गया, वो सारी चीज़। यहाँ पे आपका ये अधिनियम समाप्त होता है। आई होप कि सारी मुख्य धाराओं का जिक्र हमने कर दिया। कुछ लोग क्या है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना चाहते, जो चीज़ें बार बार हो चुकी हैं पहले, रिपीटेड हो रही हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा उन स्टूडेंट्स को भी देखना पड़ेगा। आप उनका देखिए कि जैसे आपको बोला ना राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड क्या है? उसका
बहुत अच्छे जिक्र है कि इसमें क्या है, कौन सदस्य रहेगा, कौन उपाध्यक्ष रहेगा, कितने वो रहेंगे। ज़्यादा होगा तो पेड ग्रुप में एक प्रोवाइड करा दें। इसमें बहुत सदस्य होते हैं राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, यहाँ तक कि जो आपका सेना थल सेना प्रमुख होता है ना, वो भी होता है। ठीक है, तो इसका एक डिटेल आपको मिल जाएगा पेड ग्रुप में। पेड ग्रुप की सारी डिटेल आप लोग को पता है कि आपके कमेंट सेक्शन में रहती है। कोई भी वीडियो ओपन कीजिए, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, जुड़ सकते हो। लास्ट 15 डेज बचे हैं, मेहनत करो, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन चाहिए आप लोगों से। ठीक है, अखंड मेहनत करो, सब कुछ छोड़ के आराम से सिलेक्शन होगा। और मैं चाहता हूँ कि हर एक सीरियस बंदे का सिलेक्शन हो। जितने बंदे जाएं वो किसी न किसी प्रकार से यहाँ से जुड़े हुए होने चाहिए, तो फिर एक लगेगा कि हाँ कुछ हमने किया है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को अब एंड करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का।